एक ऐसा योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध के मैदान में बिताई हो। एक ऐसा राजा जिसकी पहचान उसकी तलवार, उसके घोड़े, उसकी सेना और उसकी युद्ध कला से होती हो। लेकिन एक दिन उनके दुश्मन उनसे वो चीज छीन लें जिसके बिना युद्ध भूमि में एक योद्धा लगभग पूरी तरह असहाय हो जाता है। वो है उनकी आंखें। अब उसके सामने ना कोई चेहरा था, ना कोई रास्ता, ना कोई निशाना। चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। लेकिन अगर इस अंधेरे में भी वह योद्धा अपने दुश्मन के सामने झुकने से इनकार कर दे तो सवाल उठता है कि आखिर उसकी असली ताकत उसकी आंखों में थी या उसके साहस में। ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की, उस राजा की जिसकी जिंदगी युद्ध, सत्ता, विजय, पराजय और साहस की ऐसी कहानी बन गई जिसे सदियों बाद भी भारत में याद किया जाता है। 12वीं सदी का भारत आज के भारत जैसा एकीकृत नहीं था। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजवंशों का शासन था और इन राजवंशों के बीच लगातार सत्ता और क्षेत्र को लेकर संघर्ष होते रहते थे। इन्हीं शक्तिशाली राजवंशों में से एक था चौहान वंश, जिसका प्रमुख केंद्र अजमेर था और जिसका प्रभाव धीरे धीरे दिल्ली तक फैल चुका था। इसी चौहान वंश में पृथ्वीराज का जन्म हुआ। उनके पिता सोमेश्वर अजमेर के शासक थे और उनकी माता का नाम कर्पूर देवी बताया जाता है। पृथ्वीराज का बचपन किसी सामान्य राजकुमार की तरह नहीं था, क्योंकि बहुत कम उम्र में उनके पिता की मृत्यु हो गई और राज्य की जिम्मेदारी संभालनी उन्हें ही पड़ी। लगभग 12 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी पर बैठे। इतनी कम उम्र में किसी राज्य का राजा बनना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पृथ्वीराज की कहानी यहीं से शुरू होती है। पृथ्वीराज के सामने सिर्फ अपने राज्य को संभालने की चुनौती नहीं थी, उनके आसपास कई शक्तिशाली राज्य और शासक मौजूद थे और चौहान सत्ता को लगातार अपने प्रभाव को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। युवा पृथ्वीराज ने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति मजबूत की। उनके शासनकाल में अजमेर और दिल्ली चौहान सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र बने। लेकिन पृथ्वीराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत के अंदर से नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर दिशा से आने वाली थी। उस समय मध्य एशिया और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में से एक नई शक्ति तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। इस शक्ति का प्रमुख शासक था मोहम्मद गौरी। गौरी की नज़र भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर थी। वो धीरे धीरे पंजाब की तरफ बढ़ रहा था और जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ता गया उसका टकराव चौहान सत्ता से होना लगभग तय हो गया। दोनों के लिए उत्तर पश्चिम का क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। अगर गौरी इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर लेता तो उसके लिए भारत के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाता। वहीं पृथ्वीराज के लिए ये सिर्फ एक सीमा की रक्षा का सवाल नहीं था बल्कि अपने राज्य और प्रभाव को बचाने का सवाल था। लगभग 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तबर हिंदा यानी भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया। ये चौहान सत्ता के लिए सीधे चुनौती थी। पृथ्वीराज ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी सेना लेकर गौरी की सेना का सामना करने के लिए आगे बढ़े। दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने आ गईं। इतिहास में ये संघर्ष पहली तराइन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। युद्ध शुरू हुआ और चौहान सेना ने गौरी की सेना पर जबरदस्त दबाव बनाया। युद्ध के दौरान स्वयं मोहम्मद गौरी भी घायल हुआ। उसकी सेना की स्थिति बिगड़ने लगी। पहली तराइन की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने जीत ली थी और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज ने गौरी को छोड़ दिया, मतलब उसे जीवन दान दे दिया। ये उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलताओं में से एक थी। लेकिन इस जीत के अंदर एक ऐसी कहानी छिपी थी जिसका परिणाम अगले साल में आने वाला था। मोहम्मद गौरी हार चुका था लेकिन वह खत्म नहीं हुआ था। वो वापस चला गया और अपनी हार से सबक लेने लगा। एक साल बाद 1192 में वह दोबारा भारत की तरफ बढ़ा। लेकिन इस बार वह पिछली बार की तरह नहीं आया था। उसने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और अपनी रणनीति को बदला। पृथ्वीराज का सामना करने के लिए वह पूरी तैयारी के साथ लौटा। दूसरी तरफ पृथ्वीराज भी उसके सामने खड़े थे। एक साल पहले जिस मैदान में पृथ्वीराज ने गौरी को पीछे हटने पर मजबूर किया था उसी तरह इनके मैदान में दोनों सेनाएं दूसरी बार आमने सामने थीं। लेकिन इस बार कहानी का अंत अलग होने वाला था। उसकी सेना तेजी से हमला कर सकती थी, पीछे हट सकती थी और फिर दोबारा हमला कर सकती थी। इसी तरह लगातार दबाव बनाकर सामने वाली सेना को थकाना और उसकी फॉर्मेशंस को कमजोर करना उसकी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरी तरफ राजपूत सेना के पास बड़ी संख्या में बहादुर और भारी हथियारों के साथ योद्धा थे। लेकिन युद्ध केवल बहादुरी से नहीं जीता जाता। सेना का संगठन, रणनीति, गति और कमान भी उतनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा चौहान सेना पर दबाव बढ़ता गया। अतः उसकी सैन्य व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी और गौरी की सेना को निर्णायक बढ़त मिल गई।
जिस मैदान में 1 साल पहले पृथ्वीराज विजेता बने थे, उसी मैदान में 1192 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तराइन की लड़ाई ने उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। एक समय जिस राजा के आदेश पर हजारों सैनिक युद्ध के मैदान में उतरे थे, अब वही राजा अपने सबसे बड़े दुश्मन का कैदी बन चुका था। यहीं से पृथ्वीराज की कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे उन्हें इतिहास के साथ साथ लोक कथाओं में भी अमर कर दिया। लोकप्रिय कथा के अनुसार पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया गया। कहा जाता है कि कैदी बनने के बावजूद भी पृथ्वीराज ने अपनी आंखें नीचे नहीं झुकाईं। उनकी यह निर्भीकता गौरी को पसंद नहीं आई और इसके बाद उसने पृथ्वीराज को ऐसी सजा देने का फैसला किया जिससे उनका सबसे बड़ा हथियार ही उनसे छीन लिया जाए। पृथ्वीराज की दोनों आंखों की रोशनी छीन ली गई। कहा जाता है कि उनकी दोनों आंखों में गर्म लोहा उतार दिया गया और वह पूरी तरह अंधे हो गए। सोचिए, जिस योद्धा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा युद्ध के मैदान में बिताया था, जिसकी नज़र दुश्मन की गतिविधियों को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी थी, अब वह कुछ भी नहीं देख सकता था। उनके सामने सिर्फ अंधकार था। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि अंधकार ने पृथ्वीराज के साहस को खत्म नहीं किया। उनकी आंखें चली गईं लेकिन उनका आत्मविश्वास नहीं गया। उनकी दृष्टि चली गई थी लेकिन उनके लड़ने की इच्छा नहीं गई थी। इसी दौरान लोकप्रिय कथा में उनके पुराने साथी और कवि चंद बरदाई का नाम सामने आता है। कहा जाता है कि चंद बरदाई पृथ्वीराज के पास पहुंचे। पृथ्वीराज अब देख नहीं सकते थे, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता और युद्ध का वर्षों का अनुभव अभी भी उनके साथ था। उन्हें धनुर्विद्या में विशेष दक्ष माना जाता था। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की तीरंदाजी की क्षमता को देखने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दोनों आंखें जा चुकी हैं, वह अब किसी निशाने को कैसे भेद सकता है, लेकिन यही वह भूल कर बैठा। कहानी के अनुसार पृथ्वीराज को एक निशाना दिया गया था, वह उसे देख नहीं सकते थे, इसलिए चंद बरदाई ने उन्हें आवाज़ और दूरी के आधार पर निशाने की दिशा बताई। पृथ्वीराज ने अपना धनुष उठाया। चारों तरफ सन्नाटा था। एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों की रोशनी तक छिल ली गई थी, अब सिर्फ आवाज़ के सहारे अपने निशान को पहचानने वाला था। उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा पीछे खींची। कुछ क्षणों के लिए जैसे सब कुछ रुक गया हो, फिर उन्होंने अपना बाण छोड़ दिया और वह बाण सीधा मोहम्मद गौरी की ओर गया और गौरी मारा गया। यह वही घटना है जिसे शब्दभेदी बाण की कहानी के रूप में सदियों से सुनाया जाता है। गौरी को मारने के बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को खंजर मारकर अपने प्राण त्याग दिए। वे नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें किसी दुश्मन के हाथों मारे गए कैदियों के रूप में याद करे। पृथ्वीराज के अंधे होने और फिर शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारने की कहानी मुख्य रूप से बाद की साहित्यिक परंपराओं, विशेष रूप से पृथ्वीराज रासों में प्रसिद्ध हुई। इसे समकालीन और निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि पृथ्वीराज ने निश्चित रूप से अंधे होने के बाद गौरी को मार दिया था, लेकिन इस कहानी की ऐतिहासिक प्रमाणिकता पर सवाल होने के बावजूद इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। आखिर क्यों? क्योंकि इस कहानी ने पृथ्वीराज को सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि साहस और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। He lost his eyes but never lost his courage। और शायद यही है पृथ्वीराज चौहान की कहानी का सबसे बड़ा संदेश।